तो ये परजीवी हो सकता है या फिर मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट भी हो सकता है। देखिए परजीवी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ग्रहण करते हैं। दूसरा मृतोपजीवी यानी कि डेड डिके जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये परजीवी भी हो सकते हैं और ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इनका जो आकार है ये 100 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक हो सकता है। कितना? 100 से लेकर 500 नैनोमीटर तक इनका जो आकार है वो हो सकता है। इनका आकार कितना है? 100 से लेकर 500 नैनोमीटर तक इनका आकार हो सकता है तथा ये जीवाणु फिल्टर से फिल्टर नहीं किए जा सकता। इनको जीवाणु फिल्टर से फिल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 100 से 500 नैनोमीटर इनका यानी कि बैक्टीरिया से छोटा इनका साइज होता है, इसलिए बैक्टीरियल फिल्टर से इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते। ये फिल्टर होता क्या है? जैसे आप लोग घर में चाय छानते हो, ठीक है, तो चाय छलनी में क्या होता है कि चाय तो नीचे कप में चली जाती है और जो चाय पत्ती है वो ऊपर स्टेन पे या सील पे रह जाती है। तो उसी तरीके से होता क्या कि फिल्टर्स में कि जो लिक्विड मटेरियल है वो तो नीचे चला जाता है जो सुपरनेटेंट है, और जो उसके ऊपर उसमें बैक्टीरिया या जो होते हैं वो उसके फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया फिल्टर के द्वारा इसे हम छान नहीं सकते, यानी कि बैक्टीरिया फिल्टर के अंदर ये नहीं छन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर कि इसे हम बैक्टीरियल फिल्टर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दृढ़ कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है। दृढ़ कोशिका भित्ति जो होती है इसमें यानी कि रिजिड सेल वॉल, इसमें रिजिड सेल वॉल का अभाव होता है, एब्सेंस होती है। ठीक है, अब दृढ़ कोशिका भित्ति होती नहीं है, इट मींस कि इसकी जो शेप है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो इसका कोशिका द्रव्य है नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो कोशिका द्रव्य है यानी कि साइटोप्लाज्म एक लचीली साइटोप्लाज्म लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि देखिए कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है, कोशिका भित्ति इसके अंदर नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? जैसे हम लोग पीछे के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था ना कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो कोशिका सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है बैक्टीरिया की, वो लिपोप्रोटीन की ही बनी होती है। जैसे इसके अंदर भी लिपोप्रोटीन की बनी है, वहां पे भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो ये जब कोशिका झिल्ली जो है इसकी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है तो ये लचीली होती है और ये जो शेप है अपनी ये चेंज कर सकती है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर कि लिपोप्रोटीन की बनी है और इसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि दोनों डीएनए इसके अंदर होता है 4% और आरएनए जो है इसके अंदर वो होता है इसमें
8%। डीएनए इसमें 4% होता है और आरएनए इसमें 8% होता है, यानी कि दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक अम्ल इसके अंदर, यानी कि डीएनए आरएनए दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल इसमें प्रेजेंट होते हैं। डीएनए 4% और आरएनए इसके अंदर 8% पाया जाता है। इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जिनका व्यास, राइबोसोम जो है इसके अंदर पाए जाते हैं और इन राइबोसोम का जो व्यास है वो 14 नैनोमीटर, डायामीटर इनका कितना होगा 14 नैनोमीटर। और ये जीवाणुओं के राइबोसोम से समानता दर्शाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं, बैक्टीरियल राइबोसोम से ये सिमिलैरिटी शो करते हैं, यानी कि 70s बैक्टीरिया में कैसे थे 70s टाइप के थे, तो बैक्टीरिया से सिमिलैरिटी करते हैं, तो यहाँ पे भी कैसे हो जाएंगे 70s टाइप के राइबोसोम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि इसके अंदर जो कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाली जो एंटीबायोटिक्स है, यानी कि पेनिसिलिन, कौन सी पेनिसिलिन, वेंकोमाइसिन, सिफेलोमाइसिन, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, सिफेलोमाइसिन, ठीक है। तो इनका इफेक्ट माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? देखो ये बताया ना कि पेनिसिलिन कहाँ पे किस पे एक्शन दिखाती है। पेनिसिलिन जो है किसको प्रभावित करती है? कोशिका भित्ति को। देखिए पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन और सिफेलोमाइसिन, ठीक है, वैंकोमाइसिन और सिफेलोमाइसिन, ये जो क्या है, ये जो ड्रग्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स है, ये कोशिका भित्ति को तोड़ती हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति कैसी थी, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति सेल वॉल है और सेल वॉल में नैम और नैग, ये यहाँ पे ये कौन सा था बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो यहाँ इस बॉन्ड को, ये कोशिका भित्ति की इस बॉन्ड को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती हैं। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है उस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देती हैं। तो यहाँ पे हम जब माइक्रोप्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसके अंदर दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं होती है। इट मीन्स कि जब इसमें सेल वॉल ही नहीं है, कोशिका भित्ति ही इसके अंदर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, तो जब कोशिका भित्ति ही नहीं होगी तो ये एंटीबायोटिक कहाँ पे असर करेंगी। तो इसलिए इन एंटीबायोटिक्स का, यानी कि कोशिका भित्ति को अफेक्ट करने वाली, प्रभावित करने वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली, यानी कि कोशिका भित्ति को तो नहीं प्रभावित, कोशिका भित्ति को प्रभावित करने वाली एंटीबायोटिक तो इसको कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं डालेंगी, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली, उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली एंटीबायोटिक जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाली एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन जो है इसे इफेक्ट करती है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रभावित
प्रभावित करने वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, माइकोप्लाज्मा को प्रभावित